हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, बहुत लग के तैयारी कर रहे थे, तो एग्जाम तो अच्छा होना ही। और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है, हर बार के क्वेश्चन से थोड़ा ईजी आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है इस बार का, और जितने भी बच्चे दे के आए हैं वो सभी पेपर क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा बोलती थी कि आप जो पढ़ा रही हूँ मैं वो पढ़ लीजिए, आपका पेपर क्लियर होगा। एसएसटी में तो आप 50 से ऊपर लेके आएंगे। और आप देख लीजिए, जो अगर सही तरीके से आप पढ़ते आए होंगे, थ्योरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दोनों ही, क्योंकि पहले बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन पेपर से हमें पैटर्न का पता चलता है। और जो थ्योरी पढ़ते आए होंगे सही तरीके से, उनका पेपर बहुत ही अच्छे से फटाफट वो पेपर करके आएंगे। और ये भी देख चुके होंगे कि अब एनसीईआरटी से बाहर कहीं से नहीं पूछता है, जो एनसीईआरटी में है वही पूछेगा और उसी को सही माना जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा सेट नंबर के है, ये याद रखिएगा, सेट नंबर हमारा के है। और 31 नंबर से हमारा क्वेश्चन पेपर, जो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर होता है, वो 31 से स्टार्ट होता है। तो हम सोशल साइंस का हम देख रहे हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिनसे उन संगठनों में बालवाड़ी क्रैश सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या। तो ये याद करिए, मैं पॉलिटी में आपको पढ़ा चुकी थी कि सरकार ऐसे कानून पारित करने की बात कर रही थी कि जिसमें क्या है कि जिस मतलब उन संगठनों में जहाँ पे 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी हो, ठीक है, 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी हो, वहाँ क्रैच की सुविधा अनिवार्य किया जाए। यानी कि वहाँ क्रैच का मतलब होता है बालवाड़ी या क्रैच, जहाँ पे उनके बच्चों को भी रखने की सुविधा हो। वो अलग से एक क्रैच होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चों को रखा जाता है, बच्चों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि महिलाओं के साथ क्या होता था कि उसे घर से बाहर निकल के वो काम नहीं कर पाती है। बहुत सारी महिलाएं जिन पर घर की मतलब की पूरी जिम्मेदारी जिन पे अकेले पे होती है, और अपने बच्चों की जिम्मेदारी के कारण वो बाहर निकल के काम नहीं कर पाती, इसलिए क्रैच की सुविधा अनिवार्य की गई थी। तो वहां पे महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30 या 30 से ज्यादा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं क्या है। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चयन करें। क्या है? आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो सही का चयन करना है। पहले क्या है? कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। कांग्रेस का कहना था कि भारत में जो अकाल और गरीबी है, अकाल का मतलब क्या है? वो किसानों को इतना चूस चुके हैं कि वो उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो अपने खेतों की सही तरह से खेतों में फसल उपजा सके और उसकी देखभाल कर सके। तो अकाल तो पड़ना ही है, और गरीबी का भी यही कारण था। फिर है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। ये भी बहुत सही है, क्योंकि वो फौजी खर्चों में बहुत खर्च कर रहे थे और लगान भी बहुत ज्यादा था, तो इनमें भी कमी करने की मांग की थी। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान मांगे थे। तो सिंचाई के लिए अनुदान मांगे थे, यानी कि अकाल ना पड़े इसके लिए अनुदान भी मांगे थे। किससे? अंग्रेजों से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाया। मनोरंजन कर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया, उस समय कोई वैसा मनोरंजन कर था ही नहीं। ठीक है, तो ये तीन हमारा सही है, ए 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। याद रखिएगा, पहला का क्या है? ऑप्शन नंबर 2। दूसरे का भी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। सेट नंबर हमारा के है, याद रखिएगा हमेशा सेट नंबर हमारा कौन सा है? के। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? देखिए, ये आ गया, कराया हुआ है बेटा, हर क्वेश्चन आपका कराया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका कराया हुआ है। पृथ्वी के परिमंडल, स्थल मंडल क्या होता है? चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। स्थल मंडल क्या है? चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है। इसमें पता है क्या है? एक तुक्का होता है। तुक्का या फिर थोड़ा सा मतलब कि दिमाग लगा के करिए, किसी भी एक या दो के बारे में अगर आप जानते हैं। स्थल मतलब यानी कि जमीनी हुआ ना, तो पादप जंतु से थोड़ी ना बना है, जल से भी नहीं बना है, वायु से भी नहीं बना है। किस चीज से बनेगा? चट्टान एवं खनिज से। जलमंडल किससे बना है? नाम से क्लियर है, जल से। वायुमंडल किससे बना है? वायु की पतली परत से। ठीक है, जयमंडल क्लियर है। आप तो यही होगा, पादप एवं जीव, और पादप एवं जीव से ही बना है। तो फर्स्ट का हमारा सेकंड होगा, बी का हमारा, तो फर्स्ट का सेकंड कौन सा है? 4। ठीक है, बी का हमारा क्या है? बी का 3rd है, सी का 4 है, और 4 का 1 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धर्म के विषय में सही है? अशोक का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था उनका, तो धर्म को ही धर्म बोला गया था। अशोक के धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? इनमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही है। इसमें किसी देवता की पूजा की बात नहीं की गई थी। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी सही है। इसमें किसी बलि और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धर्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि धर्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। बौद्ध धर्म ही तो मान रहे थे अशोक,
लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। बिल्कुल ये गलत है। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं, बल्कि अपने ही जो उनके सेना थे या फिर अपने ही जो लोग थे उनको उनकी नियुक्ति की थी। उनकी नियुक्ति की थी बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि जो वो शिलालेख बनाते थे उनको पढ़कर लोगों को सुनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा ए, बी और सी ये सही होगा। इसमें ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी के चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। तो 19वीं शताब्दी में चमड़े के काम करने वालों के संदर्भ में है। 19वीं शताब्दी याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि 1800 से 1900 के बीच। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई। क्या है, 19वीं शताब्दी में चमड़े के काम करने वालों के पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग हो गई। ठीक है, अब क्या पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जबरदस्त जूतों की मांग होगी, बिल्कुल सही था कि उस समय सेना के लिए जूतों की मांग थी पहले विश्व युद्ध के दौरान। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो ये गलत है। जो सामान्य जातियों के गरीब लोग थे वो नहीं थे, बल्कि देखिए चमड़े के काम करने वालों के संदर्भ में बात। यहाँ तो क्वेश्चन से ही आंसर आ गया ना। चमड़े के काम करने वाले तो सामान्य जातियों के गरीब लोग नहीं करते थे चमड़े के काम। जो वैसे जाति से चमार बोला जाता था या फिर जिसे दलित बोला गया था, उस समय वही लोग चमड़े का काम करते थे। तो हमारा बी गलत है, ए सही है। ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। क्लियर है। अब देखिए मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी, उसे क्या कहते थे? जात, इक्ता, जागीर, उसे जब्त कहा गया था। पढ़ा होगा, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको कि मुगल राजस्व व्यवस्था में जिसमें हर फसल के लिए अलग सूची बनाई गई थी, यानी कि कर की जो अलग सूची थी उसे जब्त बोलते थे। ठीक है, जब्त और जब्त मतलब कि जब्त होता था कि कर और उसे लेने वाले एक होते थे, तो जब्त बोला गया था उन्हें, मुगल राजस्व व्यवस्था को। क्लियर है। अब है पृथ्वी की शैलें, वो शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने थे, यानी कि पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात कौन से शैल बने थे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वो शैल जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संकल्पनाओं में फिर वही सुमेलित कीजिए, उपयुक्त पर विचार कीजिए। संकल्पना और उदाहरण क्या है? भेदभाव। भेदभाव क्या होता है बेटा? याद करिए, मैं बता चुकी थी। भेदभाव, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, असमानता, इससे क्वेश्चन तो आता ही है। पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह एक ही होता है, मैं पहले बता चुकी थी, आता है और आएगा। अभी जो मैराथन क्लासेस में ले रही थी उसमें भी मैंने ये सारे पॉइंट ज्यादा हाईलाइट करके आपको पढ़ाया, और पढ़ाते हुए मैं बोल रही थी कि ये क्वेश्चन तो आएगा, हर बार आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए भेदभाव, भेदभाव क्या होता है हमारा? भेदभाव क्या है? सामान्य कार्य के लिए अलग वेतन, ये भेदभाव नहीं हो सकता। ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, ये भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये क्या होता है? पूर्वाग्रह। याद करिए, मैंने बोला था पूर्वाग्रह होता है कि ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी के लिए नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें अपने दिमाग में रखना। तो किसी को अंधविश्वासी मानना, पूरे समाज को, वो क्या है? नकारात्मक बात ही तो है कि पूरे समाज को हम अंधविश्वासी मान रहे हैं। ठीक है, एक तो देखिए मिल गया हमारा डी का सेकंड, तो ये दोनों ही में ही डी का सेकंड है। अब हम देखेंगे इन दोनों में कौन सा सही है, ए और फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, उसके बाद क्या है? हमें भेदभाव भी हम देखते हैं, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। तो यहाँ पे हमारा भेदभाव हो जाएगा कि ये भेदभाव किया जा रहा है कि महिला को वो परिवार शुरू कर रही है। क्यों? पुरुष परिवार शुरू नहीं करते, पुरुष भी तो इसमें शामिल है, लेकिन महिला को ही रोजगार की अनुमति नहीं है, महिला को ये बाहर जाके काम नहीं करना है। तो ये भेदभाव है। असमानता क्या होता है? असमानता समान कार्य के लिए अलग वेतन, बिल्कुल है कि यही असमानता है कि समान कार्य के लिए अलग वेतन दिया जा रहा है। रूढ़िवादी क्या है? लड़कियां खाना बनाने, भोजन पकाने में अच्छी होती है। बता चुकी हूँ कि लड़के और लड़कियों के साथ जो भेदभाव होता है वो रूढ़िवादी धारणा है कि लड़कियां खाना बनाने में, अभी मैं आपको मतलब 2 दिन पहले भी मैं यही पढ़ा रही थी आपको रूढ़िवादिता सबके बारे में, कि लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी रूढ़िवादिता है। तो क्या है? फर्स्ट का थर्ड, इन दोनों में ही हम देखेंगे फर्स्ट का थर्ड, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कोई अगर ऐसे मिलान करने वाला ना, कोई 2 भी अगर आपको आ रहा हो उसमें, तो भी आप सही कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कॉफी। ठीक है, कॉफी क्या है? ठंडी और शुष्क जलवायु। चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। तो चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा नहीं, उच्च वर्षा तो है लेकिन गर्म जलवायु नहीं। यहाँ पे याद रखिएगा आर्द्र जलवायु चाहिए, ये गर्म जलवायु नहीं चाहिए इसकी। तो बी तो हमारा गलत है ही। और कॉफी के लिए क्या है? ठंडी और शुष्क जलवायु।
तो यहाँ भी ठंडी और शुष्क जलवायु नहीं है, तो हमारा ए और बी दोनों ही गलत है। सही विकल्प का चयन कि ए और बी दोनों नहीं, तो ना तो ए ना तो बी, ए और बी हमारा दोनों गलत है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी क्या है। 1956 के बाद उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। किसी भी प्रकार की कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। स्वतंत्रता के समय 1947-48 के आसपास भूतपूर्व रियासत श्रेणी 1947 से 48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली, तो उसी को भूतपूर्व रियासत श्रेणी बोला गया कि आजादी के बाद जो कुछ रियासतें मौजूद थी वो कब तक मौजूद थी, तो 1947 से 48 और 46 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, अब क्या है। अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त और क्या है उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो बेटा देखिए, इसमें सबसे पहले एरेटाइन पात्र क्या है। एरेटाइन पात्र क्या होता है। मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। याद कीजिए, मैं 6 क्लास की हिस्ट्री में आपको पढ़ा चुकी हूँ एरेटाइन पात्र क्या है। एरेटाइन बहुत सारे पात्रों के बारे में मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद करना है। श्रेणी क्या था, शिल्पकारों और व्यापारियों का समूह। अभी भी मैंने शायद कराया था आपको श्रेणी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराती है कि श्रेणी क्या है, शिल्पकारों और व्यापारियों का समूह। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। गृहपति क्या है, स्वतंत्र कृषक। स्वतंत्र कृषक को ही गृहपति बोला गया है। अब बेरीगाजा, बेरीगाजा क्या है, भरूच। यही बच गया तो यही होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो सबसे ज्यादा आ रहा हो उससे मिलाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है, सेकंड। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का क्या है, फोर। सेकंड का फोर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उसके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही है। अब याद रखिएगा, गूढ़ लिपि की बात की गई है। ठीक है, गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, लेकिन हम और भी आगे देखते हैं, क्योंकि गूढ़ लिपि की बात की गई है ना, तो हड्डियां ढूंढने से कोई लिपि का तो मतलब ही नहीं बनता। लिखित सामग्री की जांच करना, तो ये बिल्कुल सही है। लिखित सामग्री की जांच करना। भवनों, चित्रों और मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, तो बिल्कुल सही है। चित्रों से भी लोग बहुत सारी चीजें इतिहास में बताते थे। औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई। क्या इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, औजारों, हाथियों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति। देखिए पेन, पेन की बात कर दी गई है, आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन, तो ये भी सही है। तो जो जानवरों, मछली और हड्डियों को ढूंढना, सिर्फ हड्डियों के ढूंढने से कोई गूढ़ लिपि की बात नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में इसका आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, भारत में केंद्रीय, और बाकी बेटा कोई भी कंफ्यूजन होगा हम जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो फिर से पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छे से, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो। अभी मेरे ख्याल से ये सही है। ठीक है, देखिए क्या है। भारत की केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे है, भारतीय मानक समय। ठीक है, तो चेन्नई के पास क्रमशः 80% पूर्व दिशांतर तथा ईटानगर के पास 92.45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय, स्थानीय समय क्या क्रमशः क्या होगा। बेटा याद करिए, स्थानीय समय के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाई थी मैं आपको, और मैंने बोला था कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ भी पूछ लेंगे इससे क्वेश्चन आएगा। तो अब देखिए, भारत में क्या है खुलने का समय, भारत का जो मानक समय है, सबसे पहले ये हमें याद करेंगे क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व, और इसमें पूर्व की ही बात की गई है। ये भी 80 डिग्री पूर्व है, और ये भी क्या है 92 डिग्री पूर्व है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्व। मैं आपको ये भी बता चुकी थी कि हर डिग्री पे 1 मिनट का अंतर होता है। हम ग्रीनविच से पूरब की ओर, यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाएंगे तो 1 मिनट हर 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता जाएगा। और वही क्या करेंगे हम, ये ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हर 1 डिग्री पे क्या होगा, हमारा 4 मिनट माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पे पूरब की बात की गई है, लेकिन हमारा जो भारत है 82.5 डिग्री पूर्व में है, और यहाँ पे चेन्नई के पास 80 डिग्री पे है। ठीक है, ये 80 डिग्री की बात की गई है, तो 82.5 में क्या होगा, मतलब कि आधा डिग्री हम माइनस करेंगे तो 2 मिनट का समय माइनस हो जाएगा। 2 मिनट का समय माइनस नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 10 मिनट का समय माइनस होना चाहिए, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम,
82.5 डिग्री पूर्व है ना, तो यहाँ पे 80 डिग्री पूर्व की बात की गई है, तो उतना माइनस करके हम इसमें जोड़ देंगे। हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है 92.5 डिग्री मतलब 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर में, तो उसमें क्या होगा कि 82.5 से आगे बढ़ेंगे 92.5 पर, 92.5 नहीं 92 डिग्री 45 में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा क्या, क्रमशः सुबह 8:50 बजे तथा सुबह 9:41 पे। तो इसको आप बिल्कुल देख लीजिएगा, अच्छे से निकाल के आपको देखना है कि किस तरीके से हम मानक समय निकालते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ मानक समय निकालना, तो वो निकाल के हमारा आंसर ये होगा साढ़े आठ। चेन्नई में कितना होगा, साढ़े आठ नहीं 8:50, और वहीं पे हमारा क्या है ईटानगर में 9:41। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 44 नंबर क्या है हमारा, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि क्या है वह पढ़ाई के साथ साथ घर के काम करे। बिल्कुल सही, ये लोग चाहते थे कि पढ़ाई के साथ घर के काम करे। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से वो बिगड़ जाएंगे, ये भी सही है। लोग क्या मानते थे, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, याद रखिएगा, हिस्ट्री के एनसीईआरटी में लाइन है, बिल्कुल ऐसे ही लाइन है कि वो मानते थे कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से लोग बिगड़ जाएंगे। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, तो ये नहीं है, वो चाहते ही नहीं थे कि लड़कियां पढ़े। तो ए और बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। ग्राम भोजक किसे बोला गया था, जो बड़े कृषक थे उसे ग्राम भोजक बोला जाता था, ऊपर भी हम देख चुके हैं। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हीं को देते थे, बिल्कुल सही है। घर का गांव का जो कर है ग्राम भोजक वसूलते थे, वो न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं, वो न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। तो ग्राम भोजक जो है वो न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग एक पद पर होते थे, ये भी सही है। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ये भी सही है। और ये भी सही है कि वो न्यायाधीश और पुलिस का काम करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं वर्ड बोला गया है, तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया कि ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है, तो यही सही नहीं है कि क्या ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, बल्कि न्यायाधीश और पुलिस का काम करते थे। अब देखिए 46 हमारा है, क्या नीचे दिए गए नीचे दो कथन ए और बी। श्री नारायण गुरु याद करिए दक्षिण भारत के हैं। गुरु के संदर्भ में उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति की है, तो बिल्कुल सही है। श्री नारायण गुरु क्या बोलते थे, सारी मानवता एक ही जाति की, इसलिए भेदभाव, जातिगत भेदभाव नहीं होने चाहिए। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, तो उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित नहीं किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है और बी हमारा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अब शेल वाला आ गया, शेल वाला याद करिए, मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ज्योग्राफी का कराई हूँ उसमें शेल कराई हूँ, और मैंने बताया था कि इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, शेल वाला क्या, आग्नेय शेल, द्रवित मैग्मा। आग्नेय शेल हमारा क्या है, द्रवित मैग्मा। अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते नहीं, हवा आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही। अवसादी सेल यानी कि बी का 3, और कैंथर सेल क्या है, उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो ए का 2, बी का 3 और 3 का सी का 1, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर वायुमंडल की किस परत में वायु की सबसे पतली परत पाई जाती है। देखिए ये भी मैं आपको करा चुकी थी, अभी एक दिन पहले ही मैंने जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए थे ज्योग्राफी के, तो उसमें मैं ये भी आपको करवा चुकी हूँ कि वायुमंडल की, और मैंने ये बताया था कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा। देखो आज आ गया सारे क्वेश्चन। वायुमंडल की किस परत में वायु की सबसे पतली परत पाई जाती है, सबसे ऊपर वाली परत जो है, मैंने बताया था सबसे ऊपर वाली परत में वायु की सबसे पतली परत पाई जाती है, और वहीं से वो परतें सबसे हल्की और पतली परत पाई जाती है, और वहीं से वो वायु कहाँ, वायुमंडल में तैरती है। तो हमारा बहिर्मंडल जो है, बहिर्मंडल में सबसे हल्की और पतली परत पाई जाती है वायु की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाली जनसंख्या पिरामिड, मतलब कि आधार तो बड़ा है लेकिन चोटी बहुत पतली हो चुकी है। ठीक है, आधार बड़ा है और चोटी बिल्कुल पतली हो चुकी है, तो ये जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है, उच्च जन्म दर। तो बिल्कुल आधार बड़ा है यानी कि जन्म दर तो ज्यादा है, तो उच्च जन्म दर दर्शाएगा ही। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, तो अधिक युवा जनसंख्या ये नहीं दर्शा रहा है। तुलनात्मक रूप से सॉरी मैं तो कहीं उच्च जन्म दर तो दर्शाता है। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु, बिल्कुल सही है, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु हो रही है, क्योंकि ऊपर बिल्कुल पतला हो जाता है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, अधिक युवा जनसंख्या नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि युवा जनसंख्या कम है, तो ये नहीं दर्शा रहा है। शिशु मृत्यु दर, शिशु
में मृत्यु की अधिक दर संख्या, तो ये भी दर्शा रहा है कि शिशु में मृत्यु की अधिक दर हो रही है। तब तो जनसंख्या पिरामिड चौड़ाई ज्यादा है, यानी कि जन्म दर तो ज्यादा है लेकिन ऊपर बहुत ही पतली बन गई है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ए, बी और डी सही होगा। सॉरी, पतली चोटी वाली जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर। हम एक बार और देखते हैं इसका क्या है, एक बड़े आधार और पतली चोटी, बड़ा आधार है और चोटी यानी कि यहाँ पर बिल्कुल पतला हो गया, आधार का मतलब यहाँ से बिल्कुल चोटी की बात की गई है, चोटी इसकी पतली है, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है उच्च जन्म दर, तो ये तो सही होगा कि जन्म दर ज्यादा है। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजन है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पे है ये भी हमारा सही होगा क्योंकि युवा जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि इसकी बिल्कुल छोटी पतली की बात की गई है ना कि पतली चोटी है। फिर शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या, ये भी सही है क्योंकि शिशु मतलब चौड़ी है, आधार बहुत चौड़ी है, तो ये हमारा शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या, यानी कि शिशुओं में मृत्यु दर अधिक नहीं है ना, तभी तो युवा जनसंख्या ज्यादा क्यों होगी अगर शिशुओं में मृत्यु दर अधिक, मतलब कि शिशुओं में मृत्यु दर कम होगी तभी तो अधिक दर संख्या बताई है, यहाँ पे मृत्यु दर कम होना चाहिए, तभी तो ये होगा कि यहाँ पे वृद्ध उच्च मृत्यु दर, तो ये तो सही है कि वृद्ध में मतलब कि ऊपर जाके जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो मर रहे हैं। मैं फिर से पिरामिड आपको बना के दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये बात की गई है, ठीक है। तो उच्च जन्म दर बिल्कुल सही है, उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु में उच्च मृत्यु दर, तो वृद्ध आयु यानी कि जब बुढ़ापे में लोग वृद्ध आयु में आ गए तो मृत्यु दर पतला हो गया, इसका मतलब बूढ़े लोग ज्यादा मर रहे हैं। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, युवा जनसंख्या भी तुलनात्मक रूप से अधिक है, यानी कि वृद्धों की तुलना में युवा ज्यादा है। ओके, शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या, शिशुओं में मृत्यु दर अधिक नहीं है, तभी तो आधार चौड़ा है, तो हमारा ए, बी और सी सही होगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, याद रखिएगा जिन्होंने जो ऑप्शन नंबर 4 लगा के है उनका बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें। क्या पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 का कोण बनाती है, तो ये गलत है बेटा। पृथ्वी अपनी कक्षीय सतह से 66.5 66.5 का कोण बनाती है, तो ए हमारा सही है, बी हमारा गलत है। केवल मतलब कि केवल ए सही है, ठीक है, ऐसा तो कहीं दिया नहीं गया कि ए सही बी गलत, तो केवल ए हमारा सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। शिल्प निर्माण 12वीं सदी में क्या है, शिल्प निर्माण विज्ञान विकास की तकनीक में अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, बिल्कुल सही है, शिखर बहुत ऊंचे होते थे, याद करिए जब 12वीं सदी का मैं पढ़ा रही थी शिल्प विज्ञान, उसमें क्या था, शिखर उनके बहुत ऊंचे होते थे। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों का प्रयोग बहुत एक सेकंड बेटा फिर से देखिए क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं सदी शिल्प निर्माण, तो क्या है, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता है, तो बेटा अधिरचना यानी कि जो नीचे से रचना की है उसका भार शिखर पे नहीं डाला जा सकता है, ये गलत होगा कि शिखर पे भार तो डाल ही नहीं सकते, नीचे का भार ऊपर कहाँ डालेंगे हम, शिखर पे नहीं डाल सकते ना, शिखर इसकी ऊंची होती थी, बिल्कुल सही है कि पहले शिखर बहुत ऊंचे बनाए सकते थे, लेकिन जो अधिरचना यानी कि जो उनकी रचना जो मंदिर बनाया जाता तो उसका भार शिखर पे नहीं होता था। बलुआ पत्थर के छोटे टुकड़े, बलुआ पत्थर तो होगा नहीं, चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा सेकंड भी गलत होगा, तो ए और बी दोनों ही गलत है, इसमें दोनों सही है, ए और बी दोनों सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए और बी दोनों गलत है, क्लियर है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन केसरी अखबार नामक जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक है, तो बेटा बाल गंगाधर तिलक, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मराठी भाषा में इन्होंने केसरी नामक अखबार निकाला था, बाल गंगाधर तिलक और ब्रिटिश शासन की कट्टर आलोचक थे ये, ठीक है, उसमें ब्रिटिश शासन की कट्टर आलोचना की जाती थी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु होती है, बिल्कुल सही है, यहाँ लोग कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं, ये भी सही है, यहाँ लोग कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं, यहाँ लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ये गलत है, याद करिए कसावा और किस तरह की आलू के तरह वो कुछ कुछ
नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कसावा एक तो था, कसावा इस तरह के लोग फसल वहां पे मुख्यतः फसल थी, ठीक है। मैनिको, ध्यान रखिएगा, मैनिको कसावा। बेसिन तो ये हमारा गलत है, सी गलत है। बेसिन में कई स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। कई स्थान बहुत ही इंटीरियर में है, ऐसे जगह है कि जहां गाड़ियों से हम जा ही नहीं सकते, तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। ए, बी और डी हमारा सही है, आंसर नंबर 2 सही है। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना हो तो ये किस रंग से दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा पीले रंग से दर्शाया जाता है। पठार हमेशा मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया जाता है, पहाड़ को ब्राउन दिखाया जाएगा, पर्वत और पहाड़ होता है उसको ब्राउन दिखाया जाता है, पठार को पीला दिखाया जाता है, और हमारी नदियों को नीला दिखाया जाता है, और फिर जो मैदानी भाग है उसको हरा दिखाया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये पीले रंग से पठार को हमेशा किससे दिखाया जाता है, पीले रंग से दिखाया जाता है। ये आपके 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है, 6 क्लास की ज्योग्राफी, उसके लास्ट चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं, इसमें क्लियर सब दिखाया गया है। ओके, देखिए आप क्या है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन करिए। मृदा अपरदन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, याद करिए, मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ मृदा वाले जो लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक में हर टॉपिक से क्वेश्चन है, जितने टॉपिक मैंने कराया था सबसे क्वेश्चन है, ठीक है। मल्च बनाना बिल्कुल मृदा अपरदन को रोकना है। अतिचारण मृदा अपरदन को रोकना नहीं है। ओके, उपाय है ना, अतिचारण मतलब होता है बहुत ज्यादा चारा, मतलब अतिचारण बहुत ज्यादा खिलाया जाए अपने मवेशियों को, तो उससे तो घास और पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तो मृदा अपरदन रोकेगा कहाँ से, मृदा अपरदन तो बढ़ेगा उससे। वेदिका फॉर्म भी मृदा अपरदन को रोकना है, बीज की फसल उगाना ये भी मृदा अपरदन को रोकना है। तो ए, सी और डी हमारा सही है, ए, सी और डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अब है विविधता में एकता, मुहावरा किसने दिया था, ये भी बेटा मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि विविधता में एकता बिल्कुल याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था ये, विविधता में एकता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है, कंपनी सर्वोच्चता को दावा था कंपनी का, उसके बारे में है। ये कंपनी ने दावा किया कि उनका अधिकार सर्वोच्च नहीं है, बिल्कुल नहीं। कंपनी तो क्या बोलती थी कि उनका अधिकार सर्वोच्च है, कंपनी हमेशा ये बोलती थी कि उसका अधिकार सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च नहीं है ये तो हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा बोलती हूँ जहाँ नहीं शब्द है वहां ध्यान देना है आपको। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी के पास मानती थी, बिल्कुल सही है। ए हमारा गलत है, बी सही है। ए सही है, बी गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं, ए सही है और बी गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सॉरी ए गलत है और बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, लद्दाख के बारे में दिए गए कथनों पर विचार की सही विकल्प का चयन करिए। याद करिए लद्दाख का भी मैं आपको बोली थी, लद्दाख और केरल ज्योग्राफी में है कि इसको जरूर पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है, लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां बहती है, बिल्कुल सही है, लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां बहती हैं, ये भी हमारे बुक में बिल्कुल दिया गया है, क्लियर। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अधिक ठंडी है, बिल्कुल सबसे ठंडा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान। हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा होती है, तो लद्दाख में उच्च वर्षा नहीं होती है। ओके, सी हमारा नहीं होगा, लद्दाख में उच्च वर्षा नहीं होती है, ये गलत है। यहाँ बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होता है, बर्फीली हवा भी चलती है, और अगर वहां पे मतलब अगर शरीर छाया में करके बैठे हो और पैर धूप में करे हो तो जो शरद गर्म वाली बीमारी होती है वैसी बीमारी यहाँ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि धूप बहुत तेज लगती है और हवा जो वहाँ की हवा होती है वो बहुत बर्फीली होती है, तो ये तेज ताप भी है और बर्फीली हवा भी है। तो हमारा ए, बी और डी सही है, ए, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है, दिए गए कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए, सही का विकल्प का चयन कीजिए। क्या है, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा, बिल्कुल सही है, जो अभी मैं बता चुकी हूँ ऊपर कि जो स्थान ग्रीनविच से पीछे है उसका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। पश्चिम पूर्व पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। बेटा ये बिल्कुल गलत है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, याद करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने ये करवा दिया है, और वैसे भी मैं आपको करवाई थी कि पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो ए सही है और बी हमारा गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। जो बच्चे मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं थ्योरी प्रीवियस ईयर, उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर सॉल्व करते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि उन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितने नंबर का सही करके आए हुए हैं।
मैं वेट करूंगी, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ओके, देखिए क्या नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? सिसोदिया राजपूतों को, भारतीय मुसलमानों को, मराठों को, सिखों को। तो भारतीय मुसलमानों को वतन जागीर देने की जरूरत ही नहीं थी, मराठों और सिखों से तो उनकी दुश्मनी हमेशा रहती थी, तो उन्होंने दिया नहीं था। सिसोदिया राजपूत, जो सिसोदिया राजपूत थे, उन्होंने वतन जागीर दिया था। याद करिए, जो अकबर की पत्नी जिसे कहा जाता है जोधाबाई, वो भी सिसोदिया राजपूत घराने की राजकुमारी थी, और जो सिसोदिया राजपूत थे उनको उन्होंने बहुत सारे वतन जागीर दिए। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी, ये हमारा 61 नंबर है। सामाजिक विज्ञान में अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को, पोर्टफोलियो अगर हम तैयार करते हैं सामाजिक विज्ञान में, उद्देश्य क्या है? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए। विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, ये भी चाहिए। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। तो ए, बी और डी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बेटा याद करिए, जो टिप्स मैं आपको बताई थी उसमें भी ये नकारात्मक और सकारात्मक को मैंने बताया था कि जहाँ पे एग्जाम की बात आ जाए, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड की बात आ जाए, उसे आप गलत कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। परियोजना पद्धति यानी कि जो हम एक्टिविटी बच्चों को देते हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों, उसमें क्या क्या शामिल है? गतिविधि, बिल्कुल गतिविधि शामिल होता है परियोजना पद्धति में। चर्चा, चर्चा भी शामिल होता है परियोजना पद्धति में। और प्रयोग, प्रयोग भी शामिल होना चाहिए परियोजना पद्धति में। और वर्णन, वर्णन शामिल नहीं होता, व्याख्या और वर्णन परियोजना पद्धति में शामिल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तो ए, बी और सी ये तीनों सही होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ए, बी, सी सही होना चाहिए। परियोजना पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोग नहीं भी हो सकता है। तो बेटा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 और 3, ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब हमारा आंसर किया जाएगा ऑफिशियल तब हम देखेंगे, इन दोनों में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्रयोग होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये देखेंगे हम जब वो आ जाए तो, ठीक है, ऑफिशियल आंसर के आने के बाद। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम करता है, बिल्कुल सही है बेटा, कि गैर कृषि अगर गतिविधियों में निवेश करेंगे तो जो ग्रामीण मौसमी बेरोजगारी की तरह गांव छोड़ के चले जाते थे, उसी को तो पलायन करेंगे तो वो कम करता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो, तो ये भी सही है, ये भी दोनों ही सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है, ये भी याद रखिएगा। क्या है? एक ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम करता है, ये बिल्कुल सही है कि गैर कृषि गतिविधियों में निवेश करेंगे, सरकार के द्वारा किसी के द्वारा गैर कृषि गतिविधियों में निवेश करेगा तो ग्रामीण शहरी पलायन को कम करता है, यानी कि गांव शहर की ओर पलायन कम करेंगे। दूसरा, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्र में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो, ये कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो। तो क्या एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो, ठीक है, तो सही तो हमारा दोनों है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी व्याख्या ये नहीं है। ये तो है कि गैर कृषि गतियों में निवेश करेंगे तो क्या होगा, पलायन को कम किया जा सकता है, लेकिन जो इसमें ये दिया गया है कि मतलब कि वो पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्र में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही होती है तो पलायन में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पेडोलॉजी के क्वेश्चन जो मुझे सही लग रहा है वो मैं सही आपको बता रही हूँ, जो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि हाँ यही सही होगा, बाकी हम जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब हम उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को नापते हैं? क्या है? वह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजना के द्वारा संपादित किया जा सकता है? क्या है? संज्ञात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण, संज्ञात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण यानी कि क्वेश्चन एक्सेस, इसको जांचते क्या है, वो राष्ट्रीय क्या है जिसमें संपादित किया जा सकता है, तो ये हमारा सही होगा कि वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मांग रहा है तो ये सही है।
ठीक है। अब दूसरा क्या है, इतिहास की विधियां विज्ञान, कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है, तो ये भी सही है, क्योंकि इससे बच्चों को पता चलेगा ना कि इतिहास कितना, हिस्ट्री कितना विस्तृत है। फिर है, विविध भारती कार्यक्रम को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था। विविध भारती कार्यक्रम, तो इसमें देखिए, इसमें रटने वाली बात है, कितने में प्रसारित किया गया था, इसमें अंक पूछा गया, रटने वाली बात तो ये नहीं होगा। आपके द्वारा खेले गए दो ऐतिहासिक देखे गए दो ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा कीजिए। समीक्षा करने की बात आ गई, तो ये भी सही है। हरुड़ क्या है, किस क्षेत्र राज्य में ही लोकप्रिय है, यहाँ पे भी रटने और याद करने की बात की गई, तो ये गलत होगा हमारा, तो ए, बी और डी, ए, बी और डी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी है, तर्क पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों की कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, सही है, बिल्कुल करना चाहिए। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा, तो दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है। और क्या है, ए की सही व्याख्या, ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है, ए की आर सही व्याख्या, ए और बी दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या करता है। इससे क्या होगा कि जो अंतर्मुखी यानी कि जो बच्चे बोल नहीं सकते वो बच्चे बोलेंगे, उनमें बोल खुलने में सहायता होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से एक परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है, तो वास्तविक दुनिया का क्या है, निम्न में से एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि होगा, इसका आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे फ्रांसीसी क्रांति से, याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विचार लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व, याद करिए, पॉलिटी में पढ़ा चुकी हूँ आपको निष्पक्ष सुनवाई का। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में होती है, बिल्कुल सही, पॉइंट याद करिए, एक एक पॉइंट आपको याद आ रहा होगा। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों के एक प्रति आरोपी को दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों को एक एक प्रति मिलती है, मतलब पेपर मिलते हैं कि क्या क्या उसमें उस पर एलिगेशन लगाया गया और क्या क्या चीजें हैं। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों की जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता, बिल्कुल गलत है, जिरह करने का मौका दिया जाता है, वो सभी गवाह से जिरह कर सकते हैं, यानी कि पूछताछ कर सकते हैं। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला लेते हैं, बिल्कुल सही है ये भी, कि न्यायाधीश जो है गवाहों के आधार और कथनों के आधारों पर तो फैसला लेते हैं। तो हमारा क्या है, ए, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। बेटा याद करिए, ये मैं आपको करा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट आपको याद आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जब छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हो और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो। तो बेटा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसे हम रहने देते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। ओके, बहुविकल्पिक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या है विधि जब सबसे ज्यादा उपयोगी, तो बहुविकल्पिक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विकल्प होंगे तो अलग अलग बच्चे विकल्प बताएंगे, जिससे कि हमारा सही मतलब कि हमें पता चलेगा। मौखिक प्रस्तुतिकरण तो नहीं होगा, ये तो नहीं सकता। पोर्टफोलियो भी हम बनवा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे रूब्रिक्स, तो मेरे ख्याल से रूब्रिक्स और बहुविकल्पिक होना चाहिए यहाँ पे। मैं देखिए यहाँ पे दोनों में डॉट लगा के रखी हूँ, क्योंकि दोनों में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि डी पोर्टफोलियो, लेकिन बहुविकल्पिक देखिए अभी पढ़ते पढ़ते फिर से समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको बोली थी कि जहाँ पे आप अटक जाएं दोबारा वहां जरूर उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। यही काम मैंने ये अभी पेपर सॉल्व करते हुए किया था, कि इसमें मुझे कंफ्यूजन था, तो इन दोनों पे मैं डॉट लगा के इसे छोड़ दी थी और आगे बढ़ गई थी। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे वापस आई हूँ तो मुझे क्लियर हो रहा है कि पोर्टफोलियो से ज्यादा बहुविकल्पिक प्रश्न यहाँ पे सेट ज्यादा सही होगा। तो रूब्रिक्स तो हो गई, और बहुविकल्पिक प्रश्न, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए, ठीक है। अब भारत की किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है, तो ये हमारे कहाँ पे है, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में, याद रखिएगा, जो उधर है ना, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ये सब में, वहां पे क्या है कि छत्तीसगढ़, यहाँ पे आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा जंगल का इलाका वहां पे ज्यादा है। ओके, अब निम्नलिखित विज्ञान पाठचर्या में अनेक
इसका इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा बेटा, याद रखिएगा। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? सामाजिक विज्ञान के कुछ परिप्रेक्ष्य का निष्कासन अनेकत्व। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग, ये तो हो ही नहीं सकता। निष्कासन भी नहीं हो सकता। एकल विचारधारा की प्रमुखता, ये भी नहीं हो सकता। देखिए, जहाँ कठिन चीज बोला जाएगा वो भी नहीं है, एकल विचारधारा वो होगा वो भी नहीं है। अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना, बिल्कुल सही है। अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना बिल्कुल सही है, तो पर्दे आप लगा चुके होंगे। निष्कासन की बात भी नहीं हो सकती, मतलब कि जो कुछ टॉपिक है उसे हटा दें। इसमें क्या है, अनेकत्व, कुछ टॉपिक को हटा दे तो हम टॉपिक हटाने की बात नहीं कर सकते, लेकिन अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है ए और सही विकल्प का चयन, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। तो याद करिए बेटा, ये मैं आपको करा चुकी हूँ कि किसी को श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। मैंने बताया था यहाँ पे क्या हो गया कि सामाजिक विज्ञान को नेगेटिव बात, ये नेगेटिव चीज दिखा रहा है ना कि सामाजिक विज्ञान सही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये तो हमारा सबसे पहले हम गलत बताएंगे इसे। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और क्या है, विश्लेषणीय कौशलों का प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्धमान मानवीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बिठाने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है, तो ए हमारा गलत है और बी हमारा सही है। ठीक है, श्रेष्ठ ना ही हम प्राकृतिक विज्ञान को मानेंगे ना ही सामाजिक विज्ञान की, बल्कि दोनों ही इक्वल है, दोनों ही पढ़ना जरूरी है, दोनों ही हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे पास प्रेजेंट के लिए जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। क्या है? सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? मूल्यांकन रूपरेखा इनके असेसमेंट का जो फ्रेम बनाते हैं उसमें शिक्षकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? सामाजिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, बिल्कुल सही है। फिर है पाठचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने के लिए, बिल्कुल सही। केवल याद करिए, मैंने बताया था जहाँ पे केवल सिर्फ आ जाए तो वहां पे हम गलत करेंगे। ओके, केवल शिक्षकों को एक, फिर आ गया केवल, है ना, शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और बचत करना, तो ये भी गलत है। यहाँ भी नेगेटिव बात बिल्कुल पढ़ के ही दिख रहा है कि कितना नकारात्मक चीजें इसमें आ रही है। फिर शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करना, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा ए और डी सही है। ठीक है, ए और डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आ गया सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। बेटा, अभी जो आप पेडोलॉजी के क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ और जो मैंने पेडोलॉजी के लिए टिप्स दिए थे, याद करिए, मैंने जो टिप्स बताए थे, आपकी पूरी वीडियो थी 22 मिनट की, उसमें 17 पॉइंट मैंने बताए थे कि ये 17 पॉइंट अगर आप अच्छे से समझ लें तो पेडोलॉजी के सारे क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। आप देख सकते हैं कि उस 17 पॉइंट से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। क्या है? सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों, अभिकथन और तर्क पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों के वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की है। ये बिल्कुल सही है, विशिष्ट विधियां विकसित की है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव के तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। क्या है? प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। मतलब तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को हम पृथक अलग नहीं कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान में, यानी कि दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। तुम्हारा बी भी सही है, ठीक है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है। ए और सॉरी, हम देखिए व्याख्या, सामाजिक विज्ञान के तथ्यों के वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु तो स्वयं को विशिष्ट विधियां विकसित की है। प्राकृतिक विज्ञान के भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो मेरे ख्याल से दोनों तो सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4।
आगे देखते हैं, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। लोकतंत्र को दर्शाने के लिए, लोग समान और स्वतंत्र हैं, सही है मेरे ख्याल से। लोकतंत्र में क्या होता है, लोग समान और स्वतंत्र होते हैं। लोग धनी और समृद्ध है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। लोग धनी और समृद्ध तो हो ही नहीं सकते इसमें। धनी और समृद्ध हैं मतलब होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि लोकतंत्र में ही लोग धनी और समृद्ध होते हैं। लोग समान और स्वतंत्र लोकतंत्र में बिल्कुल होते हैं। लोग दूसरों संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, बिल्कुल सही है। जो भी संघर्ष होता है लोकतंत्र में, उसे दूसरों के से बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। सबसे अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत, तो ये भी सही है, सबसे अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए, सी और डी, ए, सी और डी, इसमें है ही नहीं ए, सी और डी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए बी, तो बी तो हमारा सही होगा ही नहीं। बी तो मान के चलिए बी सही हो ही नहीं सकता कि लोग धनी और समृद्ध हैं। इस सिर्फ लोकतंत्र को हम इस तरह से नहीं दिखा सकते ना कि लोग धनी और समृद्ध हैं। तो इसमें हम जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी और डी है, ठीक है। सी और डी किसमें है, बेटा इसे सी और डी भी कहीं नहीं है, अकेला ए और बी है। ए और बी तो होगा ही नहीं, बी, सी तथा डी है। इसे भी हम रहने देते हैं, इसे जब हम मतलब चेक करेंगे कि गलत बताना सही नहीं है। और मेरे ख्याल से तो ए, सी और डी होगा। अगर और बी तो होगा ही नहीं, सी और डी ऑप्शन कहीं नहीं है, एक साथ कहीं नहीं है। उसके साथ ए जुड़ा हुआ है, ए नहीं, उसके साथ बी जुड़ा हुआ है, तो बी मेरे ख्याल से तो हो गई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, नीचे दिए कॉलमों का मिलान करिए। चर्चा, सुनना, चर्चा क्या है, सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता चलना, बिल्कुल सही से ही चर्चा करते हैं। अवलोकन क्या होता है, देख के पता करना, ठीक है, ये होता है ना। अवलोकन क्या है, अवलोकन का क्या होगा हमारा, तार्किक संबंध बनाना। स्पष्टीकरण क्या होता है, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता। देखिए नियामक सरोकार। अवलोकन हमारा क्या होगा, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। ये अवलोकन नहीं होगा, ये हमारा नियामक सरोकार हो सकता है। फिर नियामक सरोकार तो हमारा हो सकता है फर्स्ट। फिर क्या है, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण हमारा क्या है, तार्किक संबंध बनाना। अवलोकन का तो मतलब ये होना चाहिए तार्किक संबंध, रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन। स्पष्टीकरण ये होगा, रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र कथन और आरेखन। तो याद रखिएगा, ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ए का हमारा 4 हो जाएगा, सी का 1, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तेरे बेटा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वो बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वो अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जाता है, मतलब घर का भी काम कर रही है, बाहर का भी। गृह कार्य नहीं होगा, भुगतान कार्य नहीं होगा, देखभाल नहीं होगा, दोहरा बोझ होगा ये, क्योंकि ये घर का भी काम कर रही है और बाहर का भी काम कर रही है, ठीक है। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले, क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह को भी निर्धारित करता है। लोगों और सरकार के बीच संबंध, बिल्कुल सही है। संविधान लोगों और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है। पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध, लोगों और कंपनियों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तो संविधान क्या होता है, लोग और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 79। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाइयों को निर्धारण करना चाहिए जो कहलाती है जेनरिक दवाइयां। बेटा याद करिए, आप पॉलिटी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पॉलिटी में जो जन सुविधा वाला चैप्टर था, उसमें ये है कि जब दवाइयों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें जो साइड में दिया जाता है ना, साइड में एक बॉक्स दिया जाता है, उस बॉक्स में ये लिखा हुआ था और मैं आपको बताई हुई थी हाईलाइट करके कि सरकार का क्या कहना है कि जो भी दवाइयां मतलब की आती है उसमें जेनरिक नाम जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है ये। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, कहलाते हैं सीमांत किसान तो बड़े किसानों को कहा जाता है, जो मतलब कि पता नहीं कितने कितने एकड़ जमीनें होती हैं उनके पास। प्रवासी श्रमिक मजदूर बिल्कुल सही है, जिनके पास मतलब अपनी जमीन नहीं होती है लेकिन कृषि पे वो डिपेंड है, यानी कि दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं, तो प्रवासी श्रमिक मजदूर हो सकते हैं। कृषि मजदूर होते हैं छोटे किसान का मतलब होता है छोटी मोटी जमीन है उनके पास, तो वो ये में नहीं आएंगे, ये भूमिहीन मजदूर बोला गया है ना, भूमिहीन बोला गया, तो भूमिहीन का मतलब है बिल्कुल भी भूमि नहीं है, तो हमारा बी और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक होगा, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, बी आर अम्बेडकर को भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत, बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात मतलब रहने के ढूंढने का वृतांत, एक विज्ञान में कपड़े धोते हुए, एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना, ये क्या होगा, रूढ़िबद्ध धारणा है। अशोक के अभिलेखों की लिपि, ये तो लिपि, ये तो कहीं भेदभाव रूढ़िबद्ध धारणा कुछ है ही नहीं। मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा कि बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत। इससे जो होता है भेदभाव, भेदभाव क्या होता है, भेदभाव जातिगत भेदभाव, उसी को भेदभाव कहते हैं कि ऊंच नीच की भावना जो भेदभाव किया जाता है उसी, तो बी आर अम्बेडकर के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ था जब वो अपने पिता से मिलने गए थे तब भी, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही होगा विषय। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 82, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह और निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा। विद्यार्थियों की पिछली परीक्षा, जहाँ पे परीक्षा की बात आ गई बिल्कुल गलत है, परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में, तो बिल्कुल गलत है। विषम यादृच्छिक समूह को जो किसी खेल का पर आधारित हो, ये बिल्कुल सही है कि जो अलग अलग समूह के लोग हों, अलग अलग संस्कृति के लोग हों, उन्हें, क्योंकि विविधता विषय है ना, तो अलग अलग संस्कृति के लोगों को एक साथ करना, विद्यार्थियों को सुविधानुसार, ये भी गलत है। आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम से, तो ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। आलोचनात्मक चिंतन कौशल, याद रखिए, आलोचनात्मक यानी कि किसी भी चीज पर सही गलत सभी के बारे में बताना। शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई की बात की गई है, तो ये सही हो गई है, आलोचनात्मक कौशल विकसित होगी ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, फिर है प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है और इस पर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रेस वार्ता कैसे आपकी सहायता करती थी, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, कैसे करती है, सरकार क्या कर रही है, ये सब बताने में। फिर क्या है, निर्दर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए, तो जहाँ पे अंतर करने की बात आ गई वहां आलोचनात्मक थोड़ी ना होगा, ये तो अंतर करना है, मतलब कहाँ ये बाजार कैसा है, ये बाजार कैसा है, अंतर करने की बात आ गई, तो ये नहीं होगा। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा क्या है, एक लोक सेवक के लिए एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटबद्ध हो, व्याख्या करिए, तो ये भी हमारा सही होगा कि एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है राजनीतिक रूप से तटबद्ध हो, व्याख्या करिए। फिर है जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करिए। कि चर्चा करने की बात, ऐसी बातें जब आती है तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारा क्या होता है, व्याख्या की बात आ जाती है, जब ऐसे आ गया जल की प्रचुरता, ये वो, तो इस तरह की बातें आएगी, चर्चा कीजिए, ये करिए, तो वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ये भी सही है, ये भी सही, बस सी हमारा गलत है इसमें, तो हमारा ए बी डी ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 हम देखते हैं, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उदित मौलिक अधिकारों का और कर्तव्य को लिखा गया है, यह बच्चों को मुख्यतः के द्वारा सिखाता है। जो दीवार पे होता है, आजकल स्कूलों में देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल में मैप, जो हमारे अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, इन सभी की चीजें लिखी जाती है, तो वो विद्यार्थियों को किस तरीके से सिखाता है, याद करना बिल्कुल नहीं, तर्क करना, तर्क कहाँ से कर पाएंगे लिखा हुआ पढ़ के। अवलोकन कल्पना, तो अवलोकन सही है, अवलोकन का मतलब होता है देख के सीखना, मतलब अवलोकन हम उसे देख रहे हैं ना, लिखा हुआ देख रहे हैं तो उससे सीखना, तो अवलोकन करना हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ओके, मैं ये यहाँ पे मिटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, वरना लोग फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा ऑप्शन है। तो अवलोकन करना सही होगा।
नेक्स्ट है 85। आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक और सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? परियोजना विधि, परियोजना विधि तो हो ही नहीं सकता। समस्या समाधान विधि, तो हमें उनकी जानकारी एकत्रित करनी है ना, समस्या समाधान तो विधि से हो ही नहीं सकता। फिर क्या है? खोजबीन पूछताछ विधि। खोजबीन पूछताछ, अगर पूछताछ करेंगे तो क्या होगा, वो और घबरा जाएंगे। खोजबीन करेंगे, खोजबीन करके उन्हें निकालना है ना, हम सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करना है ना, तो क्या है? सर्वेक्षण विधि। तो बिल्कुल सर्वेक्षण विधि का हम प्रयोग करेंगे कि सर्वेक्षण करके हम उनके बारे में पता करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। भाई भतीजे के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, ये तो गलत है। भाई भतीजे के आधार पर थोड़ी रोजगार सुनिश्चित करता है, ये समानता कहाँ से हो गया? ये है समानता का उल्लंघन नहीं है। रोजगार के सगे संबंधियों को नौकरी देना राजनेताओं को, ये भी गलत है। ये भी तो भाई भतीजे वाली बात ही हो गई। आगे है समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार करना। तो ये बिल्कुल सही है कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो गरीब हैं या फिर जो बिल्कुल जिन्हें कोई अवसर ही नहीं मिल रहा, उसके साथ विशेष व्यवहार करना, उसे कुछ आरक्षण देना, कुछ पैसे देके उन्हें आगे बढ़ाना, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। जिन राज्यों के प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं, उन राज्यों के लोगों को नौकरी देना, ये भी गलत है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व करके आए होंगे, बहुत ही ईजी है ये, दिमाग से कर लिए होंगे। 87 क्या है? अधिकथन ए और कारण आर को सावधानी पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्या है? नैतिक मूल्य मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, पढ़ाए भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। नैतिक मूल्य तो पढ़ाया जा ही सकता है। दूसरा क्या है? सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। आधारभूत मूल्य मतलब जो सभी का आधार है उसे पढ़ाया जा सकता है, तो ए और बी हमारा दोनों सही होगा। ठीक है, ठीक है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए और बी दोनों, लेकिन इसमें क्या है कि कोई किसी की व्याख्या नहीं हो। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 88 नंबर, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लिंग तटस्थ वातावरण यानी कि जो लैंगिक वातावरण बना के रखते हैं उसका उदाहरण। लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, ठीक है, लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लिंग तटस्थ वातावरण के बारे में पूछा गया। लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना, तो इसमें क्या है कि क्या लड़कियां भी तो उसमें मदद कर सकती हैं। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। जलपान की व्यवस्था लड़के ही क्यों कर रहे हैं? देखिए इसमें क्या है कि मतलब कि जो स्कूल से बाहर की बात की जा रही है ना, उसमें लड़कों को दिखाया गया है, तो ये सारे लिंग तटस्थ वातावरण है हमारा। बी भी है और बी, इसमें क्या है? वार्षिक में मदद करना, यानी कि जहाँ पे शारीरिक श्रम ज्यादा है उसमें लड़कों को दिखाया गया है, जहाँ पे नृत्य इसमें लड़कियां करेंगी, रंगोली बना रही हैं तो लड़कियां बनाएंगी, तो ये हमारा बी और डी सही ऑप्शन है, इसके हिसाब से होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्या है? सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इस नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? प्रजातंत्र, बाजार विविधता, हास्याकरण। बाजार विविधता हास्याकरण तो हो ही नहीं सकता। प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, इसमें क्या है कि नियम बनाने को कहते हैं, उस नियम को एक चार्ट के रूप में मतलब सभी को दिखाया जाता है, सही, उस पर सभी उसमें सहमति दे रहे हैं, बिल्कुल लोकतांत्रिक है ना, कि लोकतंत्र में नियम बनाया जाता है, फिर उन्हें बताया जाता है प्रेस वार्ता के थ्रू, फिर सभी जनता उसमें सहमति देते हैं और इन गतिविधियों को निम्न प्रकार से संपर्क क्या है, या मतलब वो नियम एक कानून बना के बता दिया जाता है सबको, और ताकि छात्र इसे संदर्भ में के तौर पर प्रयोग में ला सकें। ठीक है, तो मतलब कि कानून बना दिया जाता है। मैं तो आपको लोकतंत्र की बात कर रही हूँ और यही चीजें इसमें समझाई गई, तो ये किस चीज की बात होगी? प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र की बात की, सभी को सम्मिलित किया गया किसी नियम बनाने में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि सबसे लास्ट वाला बच गया कि नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। नैदानिक मूल्यांकन याद रखिएगा क्या है? विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुलझाने के लिए क्या मूल्यांकन कर सकते हैं? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना,
तो बिल्कुल सही है, उसके पूर्व ज्ञान के बारे में जानना जरूरी है। विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना। तो क्या है इसमें, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं कर सकते, बल्कि उनके समूह अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन इसमें श्रेणियों में वर्गीकृत करना, अलग अलग श्रेणियों में उनको वर्गीकृत करना गलत चीज है। और फिर आंकना, विद्यार्थियों को आंकना भी गलत है। ए और बी हमारा सही होगा। क्लियर है। तो बेटा हमारा 90 में मतलब 60 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ सॉल्व। इसमें जो पेडल के क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, तो वो मैं छोड़ चुकी हूँ। वो जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा तब हम देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है हमारे सोशल साइंस के, आप देख चुके हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ 90% मेरा पढ़ाया हुआ आया है। और जिस बारे में मैं आपको बोल रही थी कि इससे क्वेश्चन आएंगे आएंगे, जो मैं आपको अभी मतलब इस वीक में जो मैं आपको करवा चुकी थी, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या मैराथन, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इस बार। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा घुमा के नहीं पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ज्यादा घुमा के नहीं पूछा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है। और प्लीज जो जो पेपर देके आ चुके हैं, आ ही चुके होंगे पेपर देके घर, अगर मतलब कि ये वीडियो देख के मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितने सही करके आए हैं। ठीक है, सोशल साइंस में आपका कितना सही हुआ है और टोटल आप कितना सही करके आए हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के 100 से ऊपर आए। जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं इतने मेहनत के बाद, तो आपको फल मिलना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मुझे बहुत जल्दी आप आंसर प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर सोशल साइंस में बन रहे हैं और कितने नंबर पूरे ओवरऑल आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।